जय हिंद साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुजनों को किस प्रकार सरकार अनपढ़ रखने के लिए साजिश करती है। इसलिए इस वीडियो का नाम ही हमने यही रखा है कि सरकार की बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश। साथियों, कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि भारत के शासक और शोषक अल्पजनों के सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। यानी SC ST अगर और नौकरी में जाने लगेंगे तो उनके सारे समीकरण मतलब गड़बड़ा जाएंगे, और इसीलिए सरकार जो है वो उदासीन नजर आई। तो इसी कारण 1952 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत आरक्षण लागू भी किया गया, और उसे व्यर्थ करने के लिए क्रीमी लेयर की बंदिशें भी लगाएगी। नई आर्थिक नीति का ब्रह्मास्त्र 66 वर्ग के कथाकथित प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 51.5 साल तक प्रकट रूप में और 3.5 साल तक प्रछन्न से ब्राह्मण काबिज रहे। ब्राह्मण अर्थ है मनुस्मृति समर्थक, जो स्त्रियों, शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा देने का पात्र नहीं समझता। इसके विपरीत भारत का संविधान उन्हें न केवल शिक्षा का अधिकारी मानता है, वरन उनके लिए आरक्षण रक्षण के प्रावधान भी रखता है। इस संकट का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए जिस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया वह थी नई आर्थिक नीति। इस नीति से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का क्रियान्वित किया जाना था। यह क्रियान्विति शिक्षा के क्षेत्र में भी की गई। इसके तहत धीरे धीरे निजी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का जाल बिछाया जाने लगा। यह जाल अब खुलकर सामने आ गया है। इस जाल में लोक कल्याणकारी सरकार की संकल्पना फंस चुकी है। यदि समय रहते इसे मुक्त नहीं कराया गया तो यह जाल में फंसी ही साथियों दम तोड़ देगी। यानी शिक्षा बिल्कुल दम तोड़ देगी। पढ़ेंगे तो भी गुलाम रहेंगे साथियों। कैसे, देखिए, शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण में जो पढ़ेंगे वे भी आज़ाद नहीं हो सकते, गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि शिक्षा में वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न तो चाहेंगे ही। मतलब जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें नौकरी चाहिए, ये रिटर्न होता साथियों। इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका रिटर्न चाहेंगे ही। इस रिटर्न के लिए उन्हें पूंजीवाद के सामने, यानी फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों की और पूंजीवाद के सामने उनको समर्पण तो करना ही पड़ेगा। इसे उदाहरण देकर समझना पड़ेगा। आज यदि कोई व्यक्ति IIT से डिग्री लेना चाहे तो कम से कम 3 लाख, उस समय साथियों, जिस समय ये किताब लिखी गई होगी, जिस टाइम बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसके बाद का 56वां या उस समय की बात है ये, 3.5 लाख रुपए परिवेश की कोचिंग पर खर्च करने होंगे। कम से कम 12 लाख रुपए की डिग्री लेने तक व्यय करने होंगे, मतलब खर्च करने होंगे। उसके बाद यदि वह MBA करता है तो 15 लाख तो मानकर चलना होगा। इस प्रकार 30 लाख रुपए खर्च करके वह किसी मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव बन भी जाता है तो बैंक दरों से 30,000 रुपये महीना तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए। यानी जो उसने लोन लिया है पढ़ने के लिए या किसी से कर्जा लिया है तो 30,000 रुपये तो महीना वही उसको देना पड़ेगा। इसके लिए पूंजी व्यवस्था के आगे गुलामी करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि साथियों सरकारी नौकरियां तो है नहीं, तो क्या करेगा? उस पैसे को कैसे रिटर्न करेगा वो? इसी को मनी बैक रिटर्न पॉलिसी बोलते हैं साथियों। कैसे उसको वापस करेगा? मान लो किसी ने लोन लिया, उसको कमा के लोन तो वापस करना पड़ेगा ना। तो इसी कारण से लोग बंध जाते हैं। व्यवस्था का नकारात्मक पहलू, इसका नकारात्मक पहलू क्या है? इस व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि इस दौड़ में योग्यता और प्रतिभा गौण हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, और पैसा प्रमुख हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वे उस पैसे के उपयोग करके अपने प्रतिभाहीन बच्चों को भी पैसों के बल पर IIT और MBA करा लेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके
प्रतिभावान बच्चे भी देखते रह जाएंगे। यानी जिनके पास साथियों पैसा होगा वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। आज क्या हो रहा है कि जिनके पास पैसा है वो बाहर से बाहर अपने बच्चों को पढ़ा लाते हैं, पढ़ा पढ़ा के बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के जो भारत के बच्चे होते हैं वो तो उस लेवल पे उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भारत के बच्चे जो हैं, हमारे SC ST OBC के बच्चे जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो उनसे कंपटीशन कर नहीं पाते। यही कारण है कि हमारी जितनी भी ऊपर की जो सेक्रेटरी पोस्ट है, सचिव पोस्ट है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, IAS है, IPS है, तो उनके बच्चे आके उन पोस्टों को पकड़ लेते हैं और पूरे भारत को उस ढंग से वो कैप्चर कर लेते हैं साथियों। साथ ही यह अंधी दौड़ देशवासियों के बीच जो बंधुत्व भाव होना चाहिए उसे बुरी तरह से प्रभावित करके समाप्त कर देगा। अब समाप्त तो ही जाएगा। एक तरफ तो पूंजीवाद बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के जो गरीब तबका है वो कैसे उनका कंपटीशन कर पाएगा। लोग स्व केंद्रित होकर केवल अपना ही साधन करने में लगे रहेंगे। वैसे भी भारत में राष्ट्रीय भावना और बंधुत्व का अभाव है। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से यह और गहरा हो जाएगा। मतलब शिक्षा को अगर हम प्राइवेट कर देते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में तो आप देखिए कि कितनी कितनी फीसें होती हैं। और हमारा जो समाज है, जो SC ST OBC समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो कैसे उनसे कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को ख़त्म करना होगा साथियों। जन सामान्य अनपढ़ रहेगा, मतलब कि जो सामान्य वर्ग है वो तो अनपढ़ ही रहेगा। जो तो हमारे SC ST OBC है वो तो सरकार की नीति गरीबों को अनपढ़ रखने की है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूलों के अध्यापकों और अध्यापन के दूसरे कई कामों में झोंक दिया जाता है। जैसे सरकारी जो भी अध्यापक होते हैं उनको देखिए, कहीं बोर्डिंग पे लगा देते हैं, कहीं कहाँ भेज देते हैं, कहीं सर्वे करने पे लगा देते हैं। तो वो स्कूल में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वो खाली एक भ्रमित वो कर रखा है और कुछ नहीं है साथी। इससे पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही दोपहर का भोजन और दाल चावल दलिया देने के ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होने लगे हैं। पढ़ाई तो बर्बाद होकर रह गई है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और खाने पर ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा साथियों, जो भी हमारे गांव देहातों में जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने के लिए नहीं, बच्चे अक्सर खाना खाने के लिए जाते हैं। वही पढ़ाई नहीं होने के कारण अपने बच्चों को वहीं से हटाकर लोग क्या करते हैं, फिर जब पढ़ाई नहीं होती तो अपने बच्चों को वहाँ स्कूल से, सरकारी स्कूलों से हटाकर प्राइवेट स्कूलों में डालना शुरू कर देंगे। तो यही कारण है कि जब स्कूल में पढ़ाई ना होकर दलिया केंद्र वो बन जाएंगे तो कहाँ से, और नहीं, व्यवस्था नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आएँ, उनका कंपटीशन करें। और पूरा आजकल तो भारत ग्लोबल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे कुएं के मेंढक कुएं में मंडराते रहते हैं, वो नहीं है आजकल भारत। इससे बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो अनपढ़ ही रहेंगे। यह सिलसिला चलता रहेगा तो सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर चले जाएंगे। फिर ना सरकारी स्कूल होंगे और ना ही अध्यापक। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ना ही सरकारी स्कूल होंगे। जैसा कि अभी हो रहा है, अभी 51,000 स्कूल बंद हुए हैं। अब क्योंकि उन स्कूलों को चलाने के लिए इनको सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, अध्यापकों को देना पड़ेगा, उनको पेमेंटें देनी पड़ेगी। और पेमेंट देंगे तो बच्चे भी स्कूल में आएंगे। इस चक्कर में इन लोगों ने बहुजनों के लिए, ये खास तौर बहुजनों के लिए, कि देश का SC ST OBC जो तबका है वो ना पढ़ पाए। पढ़ाई जो है वही सवालों को जवाब, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है साथियों। ना सरकारी स्कूल होंगे ना अध्यापक। सरकार इस प्रकार संवैधानिक दायित्व से पीछा छुड़ा लेगी। जो सरकार का हक है उससे, कि स्कूल चल ही नहीं रहे तो बंद कर देते हैं, क्यों फालतू पैसा इनमें दिया जाए। इसी कारण से साथियों ये सरकारी स्कूल बंद करने की कगार पर आ चुके हैं और सरकार अपना पीछे से छुड़ा लेगी इनसे। 1835 में अंग्रेज सरकार ने जब भारत की शिक्षा नीति लागू की थी, उस समय देश में केवल 1% लोग पढ़े हुए थे। ये 1% लोग भी कौन से थे साथियों? वो ब्राह्मण थे। इन्हें भी केवल संस्कृत पढ़ना आता था। इनको केवल संस्कृत पढ़ना आता था।
अर्थ उन्हें भी मालूम नहीं था कि इसका संस्कृत का अर्थ क्या है। वो पढ़ तो लेते थे, जैसे जो आदमी साथियों लिख लेता वो पढ़ नहीं पाता। ये कौन सी पढ़ाई है? इसका अर्थ था सभ्य भारत आईने के अंधकार में डूबा हुआ था। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से ठीक वैसे ही कथित फिर से आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा इतनी महंगी तो हो जाएगी कि हर एक के बूते रहेगी नहीं। जिसके पास पैसा होगा वे ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीबों को यह शिक्षा से वंचित करने का और अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र ही है। बस साथियों, आज इतना ही। ये भाग दूसरा भाग है। अब मैं तीसरा भाग आपको फिर कल बताएंगे। वीडियो लंबी हो जाती है साथियों, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि साथियों वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथियों कमेंट करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम बड़ा ज्ञानी चीज़ें आप लोगों को देखिए किताबों में से ढूंढ के किताबों में से आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बड़ी हिम्मत करके मेहनत करके आप लोगों के लिए वो बनाते हैं। तो साथियों अपने सभी समाज से यही वो करना चाहता हूँ कि वीडियो को साथियों ज़्यादा और कमेंट जरूर कीजिए साथियों, हमें भी पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक कौन कौन लोग देख रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।